हेलो बच्चों, रेजोनेंस इंदौर ने जो आपको पेपर प्रोवाइड किए हैं, कहीं ना कहीं आप उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। तो आपको प्रोवाइड किए गए 3 सैंपल पेपर में से आज जो सेकंड सैंपल पेपर है, हम उसका भी सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आ गए हैं। चलिए देखते हैं। ओके, यहां पर स्टार्ट होता है सेक्शन ए, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बेटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा होती है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट 1 लगा देते हैं, बट साइन स्क्वायर नहीं है, क्या है, साइन की पावर 4 है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि थीटा कौन सा है, क्योंकि इस तरह की किसी भी आइडेंटिटी के बारे में हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा एक ही सिचुएशन में होता है जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाए 45 है ना। और यदि ये आ गया तो साइन 4 थीटा मतलब साइन 45 की पावर 4, और ऐसे ही कॉस 45 की पावर 4। जब आप करने जाएंगे तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2। इसका जब आप 4 टाइम्स करेंगे और ऐसे ही 4 पावर करेंगे और इसी तरह से 1/√2 का भी 4 पावर करेंगे, तो ये 1/2 और 1/2 का फिर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 मतलब ये बन जाएगा 1/2। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए, लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस। बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए कि लोएस्ट वैल्यू बताइए, इसका मतलब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बना दीजिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू 0 होती है। उसके बाद जो बाहर एक्स्ट्रा बच जाएगा वो मिनिमम वैल्यू की तरह आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो 11th-12th के बेसिक पर सवाल होता है ये, बट थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड में देना चाहे तो दे सकता है कि x² प्लस 4x प्लस 2। यदि आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें क्या कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, +2 - 2। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये a² प्लस b² प्लस 2ab वाले टर्म बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x तो आ ही गया, और क्या आना चाहिए, तो यहाँ 4 बनाने के लिए यार 2 ही हो सकता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पॉसिबल होना चाहिए, जो इन दोनों से बन गया, तो -2 आपने करा। ऐसा करने पर ये पूरा पैक हो जाएगा x + 2 के होल स्क्वायर में -2। अब इस पूरे होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 0। तो 0 - 2 मतलब आंसर इज -2। तो राइट आंसर इज बी, -2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, द इक्वेशन दिस where p is real always have roots with that are। अब देखो रूट्स के नेचर के बारे में इरेशनल वाली बात आपने पढ़ी नहीं है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ये देख सकते हैं हम कैसे बन सकते होंगे, इक्वल है कि नहीं और रियल है कि नहीं है। इन सब में से हमने जो टर्म पढ़ी है बच्चों, उनमें मैक्सिमम रियल वाली पढ़ी है। तो अब हम उसी हिसाब से चलते हैं कि हमारा सवाल हमारी नॉलेज के हिसाब से कहा जा रहा है। तो द इक्वेशन वेयर p is real roots, तो नेचर ऑफ रूट के हिसाब से हम इसका d निकाल लेते हैं। d क्या आएगा इसका, 2 टाइम्स ऑफ p + 1 का होल स्क्वायर, ये b हो गया तो b² - 4ac मतलब 2 × p। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो 4p² + 4 × 2 8p + 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 8p। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4p² + 4, कॉमन लेने पर 4 ब्रैकेट के अंदर p² + 1। अब देखो बच्चा, इससे नेचर ऑफ रूट के बारे में जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, बट क्या इससे मैं बता सकता इक्वल रूट्स बनेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि p एक रियल नंबर है, और यदि वो 0 भी हो जाए तो भी मेरे पास 4 बचेगा, इसका मतलब इक्वल तो नहीं आ सकते। क्लियर, और इक्वल नहीं आ सकते तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ऐसा करने के लिए एक बोल रहा है एक अल्फा और दूसरा -अल्फा है। ऐसा करने पर जो c/a होता है, दोनों सॉरी b/a, सॉरी ये वाली चीज जो होती है, एक अल्फा और दूसरा -अल्फा, अल्फा और -अल्फा, ऐसे केस में जब आप इनको जोड़ोगे तो -b/a होना चाहिए कितना, 0, जो यहां से बन नहीं रहा है, बन रहेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इरेशनल की बात तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो लास्ट ले लेके क्या बच जाता है, रियल। क्लियर, चलिए, 2 concentric circles are of radius 10 cm and 8 cm then the length। तो 2 सर्कल्स हैं जिनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, और छोटे वाले की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की रेडियस 10 सेंटीमीटर है।
रेडियस बोला, ये बात ध्यान रखिएगा, रेडियस के बारे में ही बोला गया है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो एक ऐसा कॉर्ड बनाइए जो लार्जर सर्कल की तो कॉर्ड हो और छोटे सर्कल को टच करते हुए जा रही हो। तो आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो क्या करिए, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए जो कि 8 हो जाएगा क्योंकि रेडियस के बराबर है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालिए जो कि इसकी बाहर वाले सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो 10 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये 6 आ जाएगा। क्लियर आया ना, ये 6 है और इसका डबल यहां हो जाता है तो ये भी 6 हो जाएगा। मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड की जो वैल्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये तो पता ना आपको 10 8 6 वाला। क्लियर, तो इस हिसाब से हमने सिंपल। बच्चों बेसिक ये ध्यान रखना है आपको कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दें। क्लियर, क्योंकि ये न्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको आपके दिमाग को चलाना है, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, 16 टर्म्स का सम पूछा गया, फॉर्मूला लगा दो 16/2 डबल ऑफ फर्स्ट टर्म, तो मतलब 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -4, इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई विद -60 मतलब -40, 8 से 32 मतलब -320। क्लियर, इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इन सब में से कौन सा फॉल्स है। इसकी जगह हम ट्रू वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें से मैक्सिमम फॉल्स ही है। जैसे एक आइसोसेलियस ट्रायंगल आर सिमिलर, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलियस ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो कोई भी फिक्स वाली बात नहीं होती है। क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर, ये भी नहीं होता है क्योंकि क्वाड्रिलेटर के 4 टाइप तो आप ही जानते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका काइट और इस तरह से। तो किसी भी तरह से क्वाड्रिलेटर सिमिलर नहीं हो सकते। इसमें आता है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना, वो है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि जो भी होगा यहां पर क्या बदलेगा, सर्कल्स में, अलग अलग सर्कल्स में क्या अलग होती है, रेडियस, और रेडियस का रेशियो तो आ सकता है। और यहां जो सेंटर पे एंगल बनता है सबके लिए 360 बनता है, तो सेंटर पे बनने वाला कंप्लीट एंगल होता है तो 360 बनता है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। चलिए, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल्स टू बीसी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी आपकी, बीपीडी, और बीपीडी लग जाएगी तो इनका रेशियो आ जाएगा, तो एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, बस वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.5/3 इज टू 1 अपॉन ईसी। ये कटा 2 टाइम्स, तो यहां पर ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। चलिए, a racing track या race track is in a form of a ring, inner and outer circumferences are 437 and 503 respectively. Find the area of the track। देखो ध्यान से बच्चा, एक ऐसा ट्रैक है, उसके अंदर एक और ट्रैक है, ये यहाँ पर गार्डन, पानी, कुछ भी बना रखा है। तो अब क्या है, ये इनर वाले की जो सर्कमफेरेंस है वो आपको दे रखी है, आउटर वाले की सर्कमफेरेंस आपको दे रखी है, और आपको बताना है कि ये जो शेडेड एरिया है, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ये वाला, इसका एरिया आपको बताना है। मेन प्रॉब्लम है दोनों की रेडियस नहीं दे रखी है, सर्कमफेरेंस दे रखी है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, बहुत कुछ करना नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, इस सर्कल को लेंगे और इस सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल कर देंगे 2πr1। ये छोटा वाला इसलिए r2 दे देता हूं ताकि अंदर वाले को r2 दिए रहे हम, 437। इस हिसाब से मेरी R2 जो है वो मेरी कितनी आ जाएगी, 437 अपॉन 2π। ठीक है, इसी तरीके से बाहर वाले सर्कल की रेडियस के हिसाब से मैं 2πr1, इसको रेडियस 1 देता हूं, दैट विल बी 503, और इसको जब मैं इक्वेट करने जाऊंगा तो r1 इज इक्वल्स टू 503 अपॉन 2π। क्लियर, तो दोनों सर्कल्स की हमें रेडियस मिल गई है, बाहर वाले को हमने रेडियस 1 बोला है, और इसी हिसाब से एक छोटा जो रेडियस वाला बन रहा है इसको हमने R2 बोला। ठीक है, और इसके बीच का जो ट्रैक फंस रहा है इसका एरिया हमें निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया निकलेगा πr1, बाहर वाले की पूरी रेडियस का जो एरिया निकलेगा उसमें से πr2 स्क्वायर कर देंगे। अब वैल्यू डाल दीजिए, पाई
R1 का स्क्वायर, R1 कितना 503/2 पाई, 503/2 पाई इसका स्क्वायर होगा, माइनस फिर पाई 437/2 पाई का फिर स्क्वायर होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो बच्चा 2 पाई का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, π/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों से कॉमन ले लिया है मैंने, तो यहां क्या बचेगा 503 का स्क्वायर माइनस 437 का स्क्वायर। क्लियर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, एक पाई से एक पाई काट दीजिए तो 1/4, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22, ऊपर 7 इंटू 503, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस विल बिकम a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन जाएगा 940 और माइनस करेंगे जब आप तो दिस विल बिकम 66। अब आप देखेंगे कि इसको जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में आता है 7/4 इंटू 22 इंटू 940 इंटू 6 इंटू 11। बस अब काटापीटी करनी है आपको, 2 की टेबल से 11 की टेबल से 2 बार, 11 की टेबल से कट गया, 2 की टेबल से 3 टाइम और 4 की टेबल से इसको काट दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 4 3, 235 इंटू 3 इंटू 7, बस ये आपका आंसर आ गया 235 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए जैसे आपको समझ में आए। मैं है ना पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक बड़ा नंबर, क्योंकि मुझे फिर 3 की टेबल आराम से आ जाएगी। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 24, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 16। इसका ट्रिपल कर लेते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 14 12 13, देख ले कोई आ रहा है क्या, 3 5, ये मिल गया। पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 49 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा। 6 3 ज़ा 13, 1 कैरी हो गया होगा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 4 3 4935। क्लियर। तो सवाल देखो जब बच्चा करने जाएगा ना तो यहाँ उसको है ना रेडियस बहुत प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर रेडियस नहीं आ रही है प्रॉपर। तो मत आने दो, तुम्हें किसने कहा कि प्रॉपर रेडियस चाहिए, तुम्हें मत आने दो, तुम तो वैसे कैलकुलेशन करो जिससे तुम्हारा आंसर बनता चला जाए। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। If a regular hexagon is inscribed in a circle, एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन गया हुआ है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सारी साइड्स इक्वल है, तो ये जो भी रेडियस जो भी साइड होगी वो इस तरह से होगी। अच्छा, रेगुलर होने का मतलब होता है कि वो सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब सेंटर के जो एंगल है 360 वो बराबर 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। 360 को यदि मैं 6 बराबर हिस्सों में बांटूं तो वो 60 आता है, मतलब सेंटर एंगल तो इसका बन गया है 60। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये और ये दोनों रेडियस है, मतलब ये आइसोसेलियस ट्रायंगल की तरह भी बिहेव करेगा, तो बचे हुए दोनों एंगल की वैल्यू बराबर होगी। तो ये 60 हो गया, बचे दोनों एंगल का सम 120 और वो बराबर होंगे तो 60 मतलब ये तीनों ही RRR होंगे। ठीक है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे में पूछा गया पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन, तो एक R है तो सारी R है, तो RRR 6R का मतलब कितना हो जाता है 6R, तो आंसर इज 6R। क्लियर, चलिए। A letter is chosen at random from the letters of English alphabet, then the probability that it is a letter of the word Delhi, तो दिल्ली के वर्ड्स होने के लिए मतलब 5 है, तो ये 5 फेवरेबल हो गए, टोटल आउटकम 26 होता है, बस दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए। If x equals to p sec q, इसको थीटा मान लीजिए, q रहने दीजिए, तो p sec q and y is equals to q tan q, then अच्छा बदल इसलिए नहीं रहे ताकि हमारा सवाल गलत ना। चलिए यहां पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल ही लगा सकते हैं, तो पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो क्या होगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा या क्यू, और माइनस करना है माइनस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर क्यू। अब 10 और मुझे इतना पता है कि इसको बदल देते हैं, तो बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर क्यू माइनस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये तो नहीं है।
ठीक है। अब ऐसे करते करते हम सारे ट्राई करने जाएं तो देखो एक बात बढ़िया आ रही है कि सब जगह अब इधर का ऑप्शन सेम आ रहा है। मतलब पहले वाले को इसलिए मैंने ट्राई करा था क्योंकि वो अलग था, बाकी अब इनमें से कौन सा आ रहा है वो हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। तो इससे तो नहीं आया, तो अब दूसरा देखने चलते हैं। एक्स स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले एक्स स्क्वायर कीजिए, दैट इज पी स्क्वायर सेक स्क्वायर क्यू, है ना, ये स्क्वायर नहीं आएगा थीटा पर, ठीक है। साथ ही साथ उसको क्यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब। इसी तरह से वाई स्क्वायर निकालिए, वाई स्क्वायर आएगा क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर क्यू, और इसको आप पी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है सेक स्क्वायर क्यू माइनस tan स्क्वायर क्यू। जब आप ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चा, 1। कितनी हो जाती है इसकी वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इसके राइट में जहां भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखा हो ये रहा डी, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0, ये रही y इज इक्वल्स टू 0 मतलब जिसका y 0 हो, तो y 0 होने का मतलब हो जाएगा उसका x कुछ भी हो सकता है, तो आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये वाली x एक्सिस, है ना, इस पे x कुछ भी डालो y 0 ही रहता है। साथ ही साथ y इज इक्वल्स टू -7, y जहां पर -7 हो ये रहा नीचे, x कुछ भी डालो y -7 ही रहेगा। ऐसा करने पर आपका ये जो दोनों लाइनें बनी है कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, तो इसका आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85। एक आदमी पतंग उड़ा रहा है और इस पतंग को जहां ग्राउंड पर देखता है तो उसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है दैट इज 85 मीटर, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल क्यू विद द लेवल ग्राउंड, यदि वो लेवल ग्राउंड के साथ क्यू एंगल बनाता है सच दैट tan थीटा या q जो भी है, ये q की बात कर रहा है, tan q इज इक्वल्स टू 15/8, tan q की वैल्यू है 15/8, tan q इज इक्वल्स टू 15/8, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द काइट, ये पूछ रहा है आपसे कि हाइट ऑफ द काइट क्या होगी। अब देखो सवाल जो है वो स्ट्रिंग लेंथ दे रखी है, स्ट्रिंग लेंथ का मतलब होता है कि हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें तो चाहिए साइन, हमें क्या चाहिए साइन, पर दी है 10 की वैल्यू, तो पहले 10 से साइन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं 10 से साइन, बताइए फटाफट से, कोई भी फॉर्मूला जिससे आप 10 से साइन निकाल सके। तो 10 से हम निकाल लेंगे सेक, सेक से निकाल लेंगे कॉस, कॉस से निकाल लेंगे साइन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम ट्राइंगल खेल लेते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल Q हो, उसके हिसाब से 15 उसका परपेंडिकुलर और बेस जो है उसका 8 हो जाए। तो अब ये ध्यान रखिएगा, एक तो के मान लीजिएगा ताकि साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 982 289 के स्क्वायर, मतलब इसका जो हाइपोटेनस है दैट शुड बी 17। इस हिसाब से यदि मुझे पता लग जाता है 17 के इसका हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा जो है साइन क्यू वो कितना हो जाना चाहिए मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 15 के अपॉन 17 के, तो रेशियो की वैल्यू मुझे पता लग गई। अब मैं इससे आंसर निकालूंगा, साइन क्यू इज इक्वल्स टू, इसको नाम देता हूं एबीसी ट्राइंगल, तो ए बी अपॉन AC जाएगा। साइन क्यू की वैल्यू अभी मैंने निकाली 15/17, और यहां पर AB की वैल्यू मुझे निकालनी है, जबकि AC की वैल्यू मेरी 85 है, इसके हिसाब से 5 टाइम जा रहा है, तो इसका मतलब AB की जो वैल्यू मेरी आ रही है वो 5 × 15 मतलब 75 सेंटीमीटर मीटर है, तो AB इज 75, A इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए, the angle of depression of an object from a 75 meter high tower is 30 degrees, then the distance of the object from the tower is, the angle of depression of an object from a 75 meter high building
टावर इज 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बना होगा, तो इसको यहां जाएगा 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज, तो टावर के बेसमेंट से इसकी डिस्टेंस बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पूछा हुआ है 10 30 लग जाएगा, 10 30 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x। 10 30 के लिए 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75√3 मीटर। तो 75√3 इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। चलिए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स विद सेम रेडियाई, यदि दो कोन्स है जिनकी रेडियाई सेम है, मतलब रेडियस सेम है तो हाइट अलग अलग है, तो हमें दोनों में एक ही दोनों की रेडियस तो आर मान लेते हैं, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 निकालने जाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने सवाल में रेडियस सेम दी है, तो हाइट हमें अलग अलग माननी पड़ेगी, तो इसकी हाइट हम h1 मान लेते हैं और इसकी हाइट h2, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा h1 अपॉन h2। h1 अपॉन h2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4, इनमें से सबसे बड़ी 4 की वैल्यू में +2 कर दिया गया सब में, तो आप ये बताइए मीडियन में क्या चेंज आएगा। जिन भी बच्चों ने लिखा इट इज इंक्रीज्ड बाय 2, बहुत गलत। अरे यार भाई एक बात बताओ, मीडियन होती है मिड वैल्यू, 5वें में करता ना तो कुछ फर्क पड़ता। उसने बोला लास्ट की जो 4 बड़ी है जो है होने दो। द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, तो उसकी जो मिड वैल्यू है 5th वैल्यू इस पर लिखा हुआ है 20.5, क्योंकि यही मिड वैल्यू है। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, तो लास्ट 4 बढ़ाने से 5वीं पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लास्ट 5 बढ़ाता तो फर्क पड़ जाता, तो वो 2 बढ़ जाता, क्योंकि डेटा जो है वो वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर जो भी है वो बीच में जो लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से। देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज इंक्रीज बाय 2, नहीं। डिक्रीज बाय 2, नहीं। इज 2 टाइम द ओरिजिनल मीडियन, नहीं। द रिमेन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, जो ओरिजिनल सेट की थी वही रहेगी। ऐसा मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में 9 बच्चे हैं और पहले 5 बच्चों ने अगले साल स्कूल नहीं छोड़ा, पर 6 7 8 ने छोड़ के इनकी हाइट से 2-2 सेंटीमीटर ज्यादा ऊंचे बच्चे आ गए, तो भी असेंबली की लाइन तो एग्जैक्टली सेम लगेगी ना। पहले 5 बच्चे तो सेम ही रहेंगे, तो जो 5वीं पोजीशन पे था वो तो वहीं खड़ा रहेगा, उसमें क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, है ना। तो इसका मतलब मीडियन में पीछे की वैल्यूज या आगे की वैल्यूज बदलने से फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू मीडियन को शो कर रही है उसमें कोई चेंज आएगा तो ही चेंज मिलेगा। चलिए, मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब इसमें सवाल करना आपको पूरा का पूरा लगाइए और आंसर निकालिए। क्या बोल रहा है? मोड बताना, तो सबसे पहले मोड ग्रुप देखते हैं। मोड ग्रुप इज दिस वन, 12 to 15, तो लोएस्ट वैल्यू इज 12 प्लस 23 माइनस इससे जस्ट अबाउट 10, डबल ऑफ 23 इज 46। अच्छा, कई सोचे सर आप फॉर्मूला बेटा न्यू टाइप क्वेश्चन है, मुझे कैलकुलेशन करनी है। -10 -21, अच्छा, और इन सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इनके ग्रुप गैप से, जो कि है 15 - 12 3। ठीक है, बस तो सॉल्व कर दीजिए। 12 प्लस, अच्छा ओके एक चक्कर फंस गया, नहीं तो ये या ये दोनों में से एक आंसर आ जाता, करना नहीं पड़ता। पर प्रॉब्लम ये होगी कि ये भी इस ग्रुप का हो गया, ये भी इस ग्रुप का हो गया। यदि दोनों में से एक आंसर ही अकेला इस ग्रुप का दिया जाता तो फिर तो डायरेक्ट आंसर लग जाता। चलिए, 12 प्लस 23 माइनस 10 13, 46 माइनस 10 36, 36 माइनस 20 16, 16 माइनस 1 15, तो ये 12 प्लस 2.6, तो 14.6 इज द राइट आंसर। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। देखा, सवाल वही खेल रहा होता है आपके आसपास, बस आपको ये समझना होता है। और अच्छा सवाल ये तब होता जब ये 15 पॉइंट की जगह 16.6 या कुछ भी 15 आ रहा होता, कुछ भी ऐसा आ रहा होता, तो हम क्या करते, हम डायरेक्टली फिर इसमें ऑप्शन को ही देख के सीधा आंसर मार्क कर देते, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप्ड डेटा में मोड हमेशा जो ग्रुप होता है उसी के बीच में से चुना जाता है।
तो 12 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता था। क्लियर, ये बात समझिएगा। चलिए, a fair die is thrown once, what is the probability getting a composite number less than 5? तो देखिए 1 तो कैंसिल, क्योंकि 1 is not a composite number, पहले लिख देते हैं। लेस देन 5 मतलब यही 4 ऑप्शन बचते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 छोड़ दिया तो सॉरी 3 भी प्राइम नंबर, 4 एक पहला कंपोजिट नंबर आता है, और लेस देन 5 बोला मतलब 5 और 6 की बात कर नहीं सकते, तो 1/6 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए, तो 1/6 इज द राइट आंसर। चलिए असर्शन रीजन को देखते हैं। द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8/3। चेक करना पड़ेगा, तो 8x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, 8x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, इसका यदि नेचर ऑफ रूट देखना है तो d शुड बी, अच्छा उसने क्या बोला है, हैज इक्वल रूट्स, मतलब d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर निकालिए, 3k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 2, ऐसा करने पर 9k स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 64 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64/9, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 8/3। तो बिल्कुल बात सही है, k की वैल्यू ये आ रही है, बात सही है, तो असर्शन तो सही हो गया। रीजन, द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स इफ d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात है, d जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac से डिनोट किया जाता है वो 0 होना चाहिए। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को बहुत सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो a इज द राइट आंसर। Assertion, if in a circle the radius of the circle is 3, बना लो, ये लो सर्कल की रेडियस 3 कर दी, and the distance between of a point from the center is 5, ठीक है, सेंटर से कोई भी डिस्टेंस यदि 5 लोगे तो बाहर ही जाएगा, मतलब ये 5 है। इस पॉइंट से यदि लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी 4, यहां से एक टेंजेंट खींच दो जो 3 को टच कर रही हो, कहीं भी करो 3 तो करेगी, तो ये 5 है ये 3 है, यहां पर 90 बनेगा एंगल का 90 डिग्री एंगल, तो इस हिसाब से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से 3 4 5 होता है, मतलब ये 4 होना ही चाहिए बिल्कुल, तो यहां पर ये बात सही होगी, तो असर्शन सही है। और हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये बात भी सही है, सही है, तो दोनों बात सही है, और इस हिसाब से ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए सेक्शन बी की तरफ हम आते हैं। ये सवाल आपने जब देखे तो आपको लगा होगा सर क्या है ये, MN वाले सवाल बड़े गंदे से लगते हैं, खासकर तब जब बच्चा बेसिक का हो, पर यदि आपने एक बार भी सॉल्व करने की कोशिश करी तो आपको दिखेगा कि हाँ ये सवाल तो हो सकता है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP, SM पूछ रहा है आपसे, SM जो है वो m टर्म्स का कितना है, सेम एज द नंबर ऑफ इट्स सॉरी सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, SM इक्वल्स टू SN बोल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि m/2 का सम जो आएगा 2a प्लस m-1 इंटू d, दैट इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस हिसाब से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और बाकी कुछ बचा नहीं। अब क्योंकि इक्वेशन एक ही है इसलिए मुझे a और d में एक रिलेशन चाहिए होगा, या तो a d की टर्म्स में आ जाए d a की टर्म्स में आ जाए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md इक्वल्स टू 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। इसको इधर ले आइए, 2a m माइनस n, इन सबको उधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा md माइनस nd माइनस m स्क्वायर d प्लस n स्क्वायर d। अब इधर से सबसे पहले तो d कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन बन रहा है m माइनस n, और यदि इधर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बनाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ m माइनस n यहाँ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n, ठीक है। इस हिसाब से अच्छा इधर क्या चल रहा है, 2a m माइनस n है ना, इधर ये चल रहा है, तो अब हमारे पास क्या बचा 2a m माइनस n
इक्वल्स टू डी। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट में से m माइनस एन कॉमन आ रहा है, m माइनस एन डी, अंदर बचेगा m, यहां से तो आएगा 1 माइनस m माइनस n। ठीक है, कैसे आया देखो, m माइनस एन तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस के साथ ये पूरा ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस m माइनस n हो जाएगा। देखो ध्यान से, m माइनस n कट जाएगा, तो 2a की जो वैल्यू है that will be d times of 1 minus m minus n। बस, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से आपसे s m plus n पूछ रहा है, लगा दो m plus n upon 2a plus m plus n minus 1 into d। ठीक है, 2a की वैल्यू ये रख दीजिए, m plus n by 2a की वैल्यू आप रखेंगे d 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 d। जब आप ऐसा करने जाएंगे तो देखेंगे कि m प्लस n बाई 2, या इसको खोल दीजिए एक बार, d माइनस एम डी माइनस एन डी प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, ये सब कट रहे हैं, देखो ध्यान से। तो ये पूरा ब्रैकेट 0 बनेगा। अब यहाँ पर कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर यहाँ 1 आना चाहिए, बच्चे अक्सर टाइम ये गलती करते हैं। बेटा ये कट रहा है, यदि ये डिवाइड हो रहे होते तो यहाँ 1 बचता है, ये कट रहे हैं आपस में, इसको इससे सॉल्व किया तो 0, इसको उससे सॉल्व किया तो 0, इसको इससे सॉल्व किया तो 0, तो सब 0 बन रहा है, तो ये पूरा 0 बनेगा। 0 into anything is 0, तो सम ऑफ m plus n टर्म्स इज 0। ये आपसे सवाल पूछा गया था, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट m plus n टर्म्स इज 0। आ गया, चलिए 22nd क्वेश्चन पूछा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। अरे ये सवाल बड़ा अच्छा है। एक ट्रायंगल लीजिए, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, इसको नाम दिया है ABC। उसने आपको बोला है कि वो AB को P पर, BC को Q पर और AC को R पे टच करता है, ठीक है। इफ AB इज 10, ये पूरी साइड 10 है, और AR, इसमें से जो AR है वो 7 है, तो ये भी 7 ही होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींची गई टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल। यदि ये पूरी 10 है और ये 7 है तो ये 3 होगी, पर यदि ये B से खींची गई टेंजेंट है और ये 3 है तो ये भी 3 ही होनी पड़ेगी, आया ना। अच्छा, इसके अलावा आपको बोला गया है CR, C से R की वैल्यू 5 है, यदि ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है। अब इस हिसाब से आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द BC की लेंथ निकालिए, तो दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? चलिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस। मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, P जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x को y रखे गए हैं, वो A से और B से इक्विडिस्टेंस पर है। A की वैल्यू हो जाएगी -5/3 और इसकी वैल्यू है 7,2। तो कुछ नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सवाल सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे करते हैं, PA बराबर PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब ऐसा बोला जा रहा है तो x माइनस 5, मतलब ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये बराबर होगा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। बस अब सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कौन ठोक रहा है सर, ये बाहर ठोक रहे हैं क्या? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब आप हटाएंगे तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर इसको खोलिए तो ये बन जाएगा x² प्लस 10x प्लस 25, इसको खोल लीजिए तो y² माइनस 6y प्लस 9, इधर आ जाओगे तो x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस y² माइनस 4y प्लस 4, तो y² x² y² x² कट गया।
क्लियर। अब जो भी बचा है सबको एक साथ एडजस्ट कर दीजिए, इधर 14x को इधर ले आते हैं, 10x के साथ जुड़ जाएगा तो 24x आ जाएगा। 6y इधर है, इसको इधर ले आते हैं तो ये बड़ा है, माइनस का 2y रह जाएगा। साथ ही साथ 9 और 25 इधर 49 और 4 है, पहले इनको जोड़िए फिर उधर वाले से घटाएंगे तो ये 53 हो जाता है और ये बन जाता है आपका 34। तो कितना आ गया 53 और 34 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 में से 4 गया तो 9 और इधर आ जाएगा 19। अब बड़ी बात ये होती है साइन क्या होगा, तो बेटा ये बड़े नंबर हैं जो इधर आएंगे तो माइनस होंगे, ये छोटे नंबर हैं ये ऑलरेडी यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर इज -19। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, इसमें कोई डाउट है तो अभी भी बोल दीजिए। क्लियर, x -5 तो ये प्लस हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। और इधर क्योंकि 7 - x या x - एनी हाउ 14x विल बी नेगेटिव। क्लियर, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब एक बात समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन क्यों आई। ये पॉइंट यहां कहीं हो सकते हैं, मान लेते हैं। अब ऐसे इस लाइन पर, इससे इक्विडिस्टेंस पर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप करेंगे तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आ गई है। इस लाइन पर मौजूद कोई भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर होगा। यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, ठीक है, कितना भी नीचे चले जाए आपको इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट मिलेगा। ये समझाता है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई की एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए जो कि एक लाइन को डिनोट करे। क्लियर, ये बात समझ लेना। चलिए अगला नंबर, एक्सप्लेन वेदर 3 × 12 × 101 + 4 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्या है और समझाओ। तो देखो समझने की तो बात सिंपल सी है, 3 × 12 को ब्रेक कर दीजिए 3 × 4 में। ये सवाल जब आप करते हैं तो आपको पता है कि इसके बाद दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कॉमन लेते हैं। इस डब्बे के 3 मल्टीपल्स हो गए या 3 फैक्टर्स हो गए, एक 4 है, एक ये है, एक ये है। 4 भी अभी तो 2 × 2 में टूट जाएगा, तो 2 भी है 4 भी है। तो इस तरीके से इस डब्बे के कितने नंबर हो गए, कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 3 है ना। मिनिमम 3 भी हो जाते, मान लीजिए 4 की जगह हम कॉमन 2 ले रहे होते तो भी मिनिमम 3 तो तब भी हो गया ना। 2 ये ब्रैकेट जो भी बनेगा सॉल्व करने के बाद, और एक ये बात, तो ये क्या हो जाता है, ऐसा नंबर जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये एक कंपोजिट नंबर होता। प्राइम नंबर होने के लिए इसको यहां पर जो भी इसका सॉल्यूशन बनता वो एक सिंपल नंबर बनता। यदि ये 12 ना होके या 2 होता या कुछ भी होता ना, 2 की जगह 5 मान लेते हैं चलो, या 5 होता, 12 नहीं होता, तब आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। देन इट कुड बी अ प्राइम नंबर और इट कुड बी अ कंपोजिट नंबर। तब हमें इस पूरे को सॉल्व करना पड़ता, फिर इधर 4 से देखना पड़ता, ऐड करते, उसके बाद जो भी नंबर हमारे पास आता उसको प्राइम कैटेगरी से चेक करते। ठीक है, चलिए, तो ये कंपोजिट नंबर है। शो दैट 5√6 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चा, ये 5√6 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा करने के लिए हमें इसको वही p/q फॉर्म में मानना पड़ेगा। Let 5√6 be a rational number। जब ऐसा हो जाएगा तो 5√6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता होगा तो √6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/5q। इसको आप इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल के अब इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और आप कर सकते हैं बच्चा, जैसे 5√6 को आप करना चाहें तो इसको यहीं छोड़ दीजिए और इसके बाद स्क्वायर ना करके एक काम कीजिए, ऐसा भी मत कीजिए, इसके बाद √6 को इरेशनल प्रूफ कर दीजिए। लेट √6 बी अ रैशनल नंबर। अब यहां से आप इसको a/b फॉर्म में मानते हुए √6 के दो जो p और ये आएंगे a और b, इनको एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे जो कि √6 होना है। जब दोनों का एक कॉमन फैक्टर √6 होगा, इसको भी आप और भी आगे तोड़ सकते हैं √2 √3 में।
तो कोई भी एक फैक्टर कॉमन मिल जाएगा जिसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इस सवाल को करते टाइम बच्चा अक्सर टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि सर √6 का है तो 6 से करें कि कैसे करें। कैसे भी कर दो, आपको एक ढूंढना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए। जब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इजिकल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। जब ऐसा करते हैं तो a स्क्वायर इजिकल्स टू 6b स्क्वायर। ऐसा करने पर a स्क्वायर का एक मल्टीपल जो फैक्टर है वो 6 है। यहां से हमें पता लगता है कि a जो है वो 2 या 3 दोनों से डिविजिबल होगा। यहां आके आपको ये बात लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लगती है ना बच्चा, ये प्राइम नंबर पर लगती है, 6 के हिसाब से नहीं लगती। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय b, जहां पर b प्राइम होता है। तो इसलिए a जो है वो 2 या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए इस हिसाब से हम देखते हैं। अब a 2 या 3 में से कोई एक नंबर ले लीजिए, 2 ले लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। इस हिसाब से आप स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ऐसा करने पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6b स्क्वायर 4c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से 4 कटेगा। ठीक है, 2c या 3c बनाना पड़ेगा आपको इसको। ओके ठीक है, तो यहां पर 2 टाइम्स, यहां पर 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब b भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। बस जब b और c, when both a and b have a common factor, two, so our assumption was wrong. Our assumption was wrong. तो यदि हमारा ऐसा assumption गलत है तो √6 is an irrational number, और ऐसा हो गया। So by equation 1, 5√6 is also a irrational number. क्लियर? चलिए, is 184 a term of the sequence? आपको बताना है कि क्या 3, 7, 11 एक जो सीक्वेंस बनता है उसमें 184 आता है। तो यदि ये एपी है तो हम बात कर सकते हैं। पहले तो देखें इनका गैप कितना है, 4, मतलब एपी की तो बात चल रही है। चलिए, जब ऐसा होगा तो हम देखते हैं कि ए जो है हमारा 3 है, डी हमारा 4 है, ए एन जो है हमारा 184 है। चेक कर लेते हैं क्या ये इसका हिस्सा होगा या नहीं। 184 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 रख दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो 3 प्लस 4n माइनस 4 सिंप्लीफाई करिए तो -1 होगा, इधर आके 185 हो जाएगा 4n के बराबर। अब मुझे पता है कि n जो है 185/4 एक इंटीजर नहीं आता है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इसका मतलब नहीं है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस नंबर। क्लियर? हाय ना, लॉजिक समझे ना? बस ये ध्यान रखना होता है आपको कि सीक्वेंस का हिस्सा होने के लिए आपका जो n है इस तरह से ऑर्डर में सॉल्व करने पर ये एक इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। यदि पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो आपका काम खत्म हो जाता है। क्लियर? चलिए, ओके। The ninth term of an AP is -32 and the sum of the 11th and 13th term is -94। बच्चा यहाँ पर देखो ध्यान से, 9th term मतलब A plus 8D that is equals to -32, और आपसे बोला जा रहा है 13th term and 11th term का सम। यदि मैं इसका करूं तो A plus 10D 11th term होती है मेरी और 13th term होती है A plus 12D। इसका सम हो रहा है -94। यदि मैं इसको मॉडिफाइड कर लूं a plus 8d is equals to -32, और इधर मैं यदि करूं तो 2a plus 22d, 2a plus 22d
इज इक्वल्स टू -94। अब या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लेते ताकि इसको डबल करके यहाँ रख देते हैं, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू -64। बस सब्ट्रैक्शन के लिए साइन बदल दीजिए, 6d इज इक्वल्स टू प्लस का, और यहां पर आएगा -0.330, तो d इज इक्वल्स टू -5, d इज इक्वल्स टू -5। क्लियर? तो आपको पता लग गया होगा कि आपका कॉमन डिफरेंस -5 आना चाहिए। अब आए सेक्शन सी का क्वेश्चन, जहां पर हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके निकालना है कि हमारे पास क्या आंसर आता है। चलिए, अब इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी होता है कि सबके एक्स वाई में से किसी एक, चार जो कोएफिशिएंट है उनमें से कोई एक 1 हो। यहां नहीं है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा एलिमिनेशन की तरफ। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 2 टू एलिमिनेट एंड एक्स। क्लियर? चलिए ऐसा करते हैं, तो इक्वेशन बदल दीजिए, 6x माइनस 9y प्लस 39 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। साइन बदलिए, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 5y, ये प्लस का 15 आएगा, जो कि जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू ला के देगा आपको 3। कैसे? माइनस प्लस का 15 उधर जाएगा, -15, माइनस से माइनस और फिर 5 डिवाइड। क्लियर? चलिए, तो y की वैल्यू 3 आ गई है। अब इस वैल्यू से आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ऐसा करने पर 2x की वैल्यू कितना देगी? प्लस का 4, 2x इज इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक बार साइन बहुत तरीके से चेक कर लीजिए, ये माइनस का 9 होगा, 13 माइनस 9 मतलब प्लस का 4, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, 2 डिवाइड जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, अब इससे आप किसी एक इक्वेशन में चेक करिए, 3 इंटू -2 प्लस माइनस 2 इंटू प्लस 3 प्लस 12, 0 आना चाहिए, तो -6 प्लस 12, 0 आ गया। ठीक है, -12 प्लस 12 इज 0। तो हमारा आंसर चेक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के उसमें पुट करके चेक कर लीजिए, आंसर सही होगा तो आपका आंसर वही बनेगा जो वो चाहता है। क्लियर? चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 27 क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। कर देते हैं, क्या करना है? आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना? एलसीएम लेने के अलावा कुछ बचता है क्या? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। अब 3 2 6, 6 को ऐसे तोड़िए कि 6 आ जाए तो पेयर नहीं बनते। पेयर बन रहे क्या? 6 को लाने के लिए 1 इंटू 6 से प्लस माइनस करेंगे तो 7 और 5 आता है, और 2 इंटू 3 करेंगे तो 5 या 1 आता है। हमें बीच में चाहिए 6। मतलब यदि आपका पास ऐसा ऑप्शन आ जाए कि आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो, तो आपको समझाया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व कर दीजिए, -b, तो माइनस ऑफ -6 मतलब +6, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, -4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 3, b c की वैल्यू 2। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3। बस सॉल्व कर दीजिए, +6 36 माइनस 4 × 12 = 24 +6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 14 12 6। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है आपका? 12 को फैक्टराइज कर दीजिए 2 इंटू 3 में, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3 प्लस माइनस √3/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? कैसे? 2 से कैंसिल आउट होगा, यहां से कैंसिल आउट होगा, कॉमन आके, तो इधर का नीचे का भी 2 कट जाएगा, तो जब ये 2 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा,
या √3 रह गया है और नीचे भी 3 बच गया, तो 3 प्लस माइनस √3/3 इज द राइट आंसर। चलिए, if tangents PA and PB are drawn from an external point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80। अरे यार, ये सवाल तो बड़ा इजी सा है। ये सेंटर है, यहां से एक पॉइंट P है जो है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है O, यहां से दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं और जब इन टेंजेंट्स को नाम दिया जाए तो ये A दे दीजिए, दिस इज B। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं एक दूसरे पर 80 डिग्री का एंगल बनाती है, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जब ये 80 बनाएंगी तो ये 40 हो जाएगा, हाफ हो जाता है, ठीक है। देन POA, तो यहां से इसको जोड़ दीजिए, ये टेंजेंट है क्योंकि आपको पता है, तो यहां पर एंगल 90 होगा। एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 40 एक 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50, तो POA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। इसको लिखने की तो बात है, बाकी तो कैसे हुआ 40, 50 और 90, क्लियर। चलिए, इन द गिवन फिगर OP is equal to the diameter of a circle with center O and P and PB are tangents, prove that PAB is an equilateral triangle। PAB मतलब इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, ये जो बनेगा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। इसके दो तरीके, एक तो एंगल 60 यहां पे निकालें और यहां 60 निकालने के बाद ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है, बाकी तो हो जाएगा। मतलब हमें सेंटर पे एंगल 60 चाहिए, यदि एंगल पे सेंटर एंगल 60 हो गया तो बाकी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचे दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड है P और PB है बराबर है, तो आइसोसेलियस ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। और ये 60 है तो ये दोनों का सम 120 और 120 है, तो हाफ हाफ डिवाइड करने पर 60। मतलब मुझे P जो एंगल APO है और OPB, ये 30-30 निकाल के या तो मैं इसको 60 बोलूंगा, APB दोनों तीनों का जो एंगल बन रहा है APB, ये 60 बोल दूं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, इस पूरे सवाल में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उस हिसाब से आप देखिए कि आपको ये बोला है कि OP इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब OP ये R है और ये भी R है, तो ये 2R है, कितना है 2R, और ये R है। बस तो यहां से एंगल निकाल लेते हैं, बस और क्या करना है, ठीक है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2R है और ये R है, तो इन ट्राइंगल POA, इस ट्राइंगल में हम किस एंगल की बात करें, ये तो 90 है, किसी भी और एंगल की बात कर लो, इसकी कर लेते हैं थीटा, ठीक है। तो एंगल P, इसकी जो वैल्यू होगी इस हिसाब से इसका हम क्या निकाल लें, P का हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। 90 के हिसाब से यदि देखो, ये 90 के हिसाब से यदि मैं इसको बेस मानूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है साइन, तो साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर परपेंडिकुलर OA बिहेव करेगा और हाइपोटेनियस OP। साइन P की वैल्यू जब OA की वैल्यू R हो और OP की वैल्यू 2R हो, 1/2। इस हिसाब से साइन P की वैल्यू साइन 30 होनी चाहिए, तो P की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। यदि ये 30 डिग्री हो जाएगी, यदि ये 30 डिग्री हो गई, ये एंगल कितना आ गया आपका 30, तो ये भी 30 आ जाएगा सेम रेशियो से। चाहे तो आप सिमिलरली करके लिख देंगे कि एंगल BPO ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए इन ट्राइंगल PAB ट्राइंगल को देखें, PA बराबर PB, सो ट्राइंगल PAB जो होगा इज आइसोसेलियस ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल। ऐसा होने पर एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B तीनों की वैल्यू 180 होगी और ये दोनों इक्वल है, तो इस हिसाब से एंगल P प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी आपने P को 60 डिग्री निकाल लिया है,
तो ये 2x बराबर 180 डिग्री, तो यहां से आपका 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। और यदि एक ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स, एंगल P बराबर एंगल A बराबर एंगल B बराबर 60 हो जाएगा, सो ट्राइंगल PAB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो देखो फुट एंड टावर की बात कर रहा है, एक बिल्डिंग की और टावर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से इसको देखा जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसका मतलब आपने टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो ये मेरी बिल्डिंग हो जाएगी और ये मेरा टावर हो जाएगा। ये बात इसलिए समझ लो ताकि डायग्राम गलत ना दिखे, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कह रहा है, जब यहां से आप 30 डिग्री की बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का टॉप देखते हो तो 30 डिग्री बनाता है, और या इसका उल्टा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द बिल्डिंग फुट ऑफ द बिल्डिंग है 60 डिग्री। अब ये तो आपको कॉमन सेंस भी समझ में आता है कि नीचे से जो चीज ज्यादा ऊंची होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हाइट के केस में ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यदि दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा ऊंची चीज को देख रहा है, तो इस हिसाब से ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है। अब आपके बीच में जो हाइट वाइट के खेल दिया होगा, इफ द टावर इज 50 मीटर, ये टावर जो है वो 50 मीटर है, बस फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या दिक्कत है, पहले इन सबको नाम दे देते हैं A B C D। ऐसा करने पर इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, 50 अपॉन BC, इसका मतलब BC की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 50 √3/3। अब ये बेस आ गया है, रैशनलाइज नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। तो यहां से भी आप यूज कर सकते हैं कि BC की जो वैल्यू है वो यहां से इतनी भी ले सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि आगे हो सकता है सवाल में आगे चले। अब उसने क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी ये वाली, तो इसमें ABC ट्राइंगलिंग, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लीजिए। ABC ट्राइंगल लेंगे तो बिल्डिंग के बारे में जो बोल रहा है, बिल्डिंग हाइट अपॉन बेस BC इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। बिल्डिंग की हाइट तो निकालनी और BC की वैल्यू अभी आपने 50 √3 निकाली, 50 अपॉन √3। सिंप्लीफाई करेंगे तो √3h अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो h 3h इज इक्वल्स टू 50, h इज इक्वल्स टू 50/3। बस खत्म। लो मत करिए रैशनलाइजेशन उधर, तो भी आपका आंसर निकल कर आ गया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर आपको रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। √3 इंटू √3 3h, 50 उधर चला जाएगा, बस। तो h की वैल्यू 50/3 आ गई है। चलिए 30th क्वेश्चन की तरफ यदि हम जाएं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15। एक सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है जिसकी हाइट 15 है और इसमें से डायमीटर इज 16, तो इसका जो रेडियस होगी वो 8 होगी, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, इससे कॉनिकल कैविटी आउट कर ली जाती है। सर थोड़ा सा स्लो, ये क्या इसमें साउंड आएगा फिर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find out the total surface area of the remaining solid. अब यदि देखें ध्यान से, टोटल रिमेनिंग सॉलिड की हम बात करें तो ऊपर से तो सर्कल गायब हो जाएगा, तो सिलेंडर में जो बचेगा नीचे से तो पूरा πr², बाहर से 2πrh और अंदर से πrl, ये तीन बचेंगे। गिवन योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो उसने कहा पाई में दे दो ना भाई आंसर, उसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप पाई में निकाल लीजिए। चलिए तो आप एक एक करके डालते हैं। अब इस सब में हमें क्या पता नहीं है, देखो 2πrh के लिए r पता है, h पता है,
पाई आर स्क्वायर के लिए आर पता है, पाई आर एल के लिए एल नहीं पता है, तो पहले हम एल को निकाल लेते हैं ताकि फिर हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब एल कैसे निकलेगा, ये 8 है और ये 15 है बस, तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। 225 प्लस 64 विल बिकम अंडर रूट 289, जो कि एल हो जाएगा 17। बस, तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एन। ये दोनों बाहर के थे और ये अंदर का था, पाई कॉमन ले लीजिए क्योंकि उस पाई को तो छेड़ना ही नहीं है। आर की वैल्यू 8 डालिए तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 15 प्लस पाई बाहर जा चुका है, आर की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू 17। बस इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पाई 64 प्लस 15 टू जा 38 3 जा 24 240 प्लस 17 8 जा आता है, हाँ आना चाहिए 136। ठीक है, कैसे 18 5 जा 85 18 6 जा 102 18 7 जा 119 18 8 जा 136। बस इसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 4 10 1 कैरी 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 6 14 1 कैरी 1 2 3 4 440 पाई इज द राइट आंसर। क्लियर, तो टोटल सरफेस एरिया इज 440 पाई। क्लियर, बात समझ आई बच्चों? चलिए, a solid right circular cone of height 60 centimeter and radius 30 is dropped in a right circular cylinder। सेम सवाल है, बस बोलने का तरीका अलग है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाला गया फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर हाइट वाले एक सिलेंडर में डाला गया है जिसकी रेडियस 60 है 60 सेंटीमीटर, और इसमें कोन को डाल दिया गया है जिसकी हाइट इसकी भी 60 ही है। ओके, अच्छा इसकी रेडियस 60 है, इसकी हाइट 60 है, ठीक है, और रेडियस 30 है, ठीक है। तो ऐसा करके कोन डाल दिया गया है जिसकी रेडियस इसकी हाफ हो गई है और हाइट 60 है, तो बीच में कहीं आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन क्यूबिक मीटर यूज पाई एस 22/7। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। यस और नो? बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ R1H1 आएगा और यहाँ R2H2 आएगा क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग दे रखी है। सबसे पहले पाई कॉमन निकालिए, R की वैल्यू यहाँ आएगी 60 इंटू 60 और हाइट आएगी 180। इसमें से 1/3 R की वैल्यू आएगी यहाँ 30 इंटू 30 इंटू H की वैल्यू आएगी यहाँ 60। अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ 60 और कॉमन आ रहा है तो वो भी निकाल लो, तो 22/7 इंटू 60। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक 60 दिख रहा है, इसमें भी एक 60 दिख रहा है, कैलकुलेशन आसान। इससे 10 टाइम्स ये कट गया और इधर कुछ कट नहीं रहा है, तो अब यहां बचेगा 60 इंटू 180 00 16 इंटू 8 90 108। ठीक है, तो 108 ये आएगा 18 6 108। इधर देखते हैं तो 10 इंटू 30 क्योंकि 60 तो बाहर जा चुका है माइनस 300 कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 105 00 7 के टेबल से कट जाएगा 7 1 7 3 7 5 35। बस अब 0 0 0 3 0 तो आ गए, साथ ही साथ 15 6 90 मतलब 1 0 और, तो 9 इंटू 22 तो 9 इंटू 2 कर दीजिए 18 18 को 11 से करेंगे तो 8 9 1 198 000। ये क्या आया है? सेंटीमीटर क्यूब वाटर आया है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब वाटर आया है ये। ठीक है, उसने पूछा क्यूबिक मीटर में बताइए, तो सेंटीमीटर क्यूब को मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर क्यूब में बदलना है तो डिवाइड बाय इतना हो जाएगा। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इससे डिवाइड करने के लिए आपको इतने 0 लगेंगे। ठीक है, 4 तो गए,
2 बचे तो पॉइंट लगा दो, 1.98 मीटर क्यूब वाटर बच गया। आंसर 1.98 मीटर क्यूब वाटर आपके पास बच गया। क्लियर? क्यूबिक मीटर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे सवाल में जो बोल रखा है ये क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो मीटर में निकाल दिया। इतना छोड़ देता तो आपका हाफ मार्क्स काट लेता जा सकता, बाकी आंसर सही था आपका। क्लियर? चलिए ओके, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ रहा है। इन एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 70 एंड 100, 70 से 100 के बीच में, तो नंबर कितने हुए? 31। बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इंक्लूडिंग 70 बोला गया है। सॉरी, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 70 एंड 100। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बिटवीन बोला गया मतलब 70 को भी इंक्लूड नहीं करना और 100 को भी इंक्लूड नहीं करना, तो 71 से 99 ऐसा करने पर आपके पास 29 ऑप्शन बच जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो अब आपको 71 से एक प्राइम नंबर की कैलकुलेशन चलानी है कि 71 से लेकर 99 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो 71 इज अ प्राइम नंबर। चलिए, 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा। कैसे जाता है तो बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद 74 प्राइम नहीं होगा, 75 प्राइम नहीं होगा, 76 प्राइम नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78, 79। याद करके बताइए 79 किसी के टेबल में आता है क्या? ठीक है, 79 प्राइम होता है क्या? ये देख लीजिए एक बार। फिर 80 खत्म, 81 खत्म, 82 खत्म, 83 खत्म, 83 किसमें आता है? किसी में नहीं आता, मतलब 83 भी इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, दिमाग कोई लगा लीजिए। 84, 85, 86, 87, 87 में एक्चुअली 8 प्लस 7 15 हो जाता है, मतलब 3 से जा रहा है। 88, 89, 89 किससे जा सकता है? जाता है क्या? नहीं जाता, तो एक 89 भी प्राइम नंबर हो जाता है। फिर भी अभी चेक करेंगे, अभी तो हम एक रैंडम 90, 91 एक 7 से जाता है, 92, 93 3 से चला जाएगा, 94 2 से चला जाएगा, 95 5 से जा रहा है, 96 3 से जा रहा है, 97 जो है वो किसी से नहीं जाता आई थिंक। फिर भी चेक करेंगे, 98, 99 खत्म। तो हमारे पास 29 नंबर में से प्राइम नंबर के ऑप्शन आ गए 6। अब इनमें से कोई एक और नंबर, कोई भी नंबर ऐसा है जो किसी और नंबर से डिवाइड होता है, तो देखिए 2 से नहीं हो रहे, 3 से नहीं हो रहे, 3 से हो रहे हैं क्या? कोई भी जोड़ के देख लीजिए, 17 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 3 से भी नहीं हो रहे, 4 से हो रहे हैं, नहीं हो सकता, मतलब 2 से नहीं हो रहे तो 4 6 8 तो गए। इसके बाद 2 के बाद 3 के बाद 5 नहीं जा रहा, 6 नहीं जा सकता, 7 से देख लीजिए, 7 के टेबल में ये तो आ ही नहीं सकते, 7 2 14 नहीं आ रहा, 7 2 नहीं, यहां देख लीजिए 7 1 7 नहीं जा रहा। ठीक है, 8 9 10 11 कुछ ऐसा है। अच्छा, ऐसे कब तक चेक करेंगे? ये भी तो बड़ी बात है ना, ये भी तो बड़ी बात है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर चेक करना हो कोई बड़ा नंबर, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि इससे जस्ट अबव परफेक्ट स्क्वायर कितना आ रहा है। इससे जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर बता दीजिए, 8 का स्क्वायर के बाद 9। तो यदि ये 1 से लेकर 9 तक में किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो फिर ये किसी से भी नहीं होगा। ये भी 9 तक में देख लीजिए क्योंकि इसके बड़ा नहीं आ रहा है, ये 9 तक, इसके बाद 10 तक में देखना पड़ेगा। बस इतना देखना है, 9 तक में ये किसी से नहीं हुए, 10 तक में ये किसी से नहीं हो रहे, इसका मतलब ये सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1 2 3 4 5 6, 6/29 इज द राइट आंसर। क्लियर? और डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक होगी, तो 71 से आएगा 77, 84, 80 सॉरी 91, 98, 4/29 इसका आंसर आएगा 4/29। An integer is chosen between 70 and 100, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको दोनों नंबर नहीं लेने। क्लियर? चलिए, अब आ गए हम हमारे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी कंटेन्स 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन हमें करने हैं, 2 में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो 6 क्वेश्चन अभी हमें करने हैं। देखना आपने कौन सा करा। पहला, पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q। चलिए, तो यहां पर होगा एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या बचता है और क्या नहीं। तो सवाल बहुत तरीके से उठा देगा। तो डिवाइड करते हैं, x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q को। ठीक है, देख लीजिए एक बार टर्म वापस से, x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q को डिवाइड करना x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से, डिवाइडेड बाय, ठीक है, किससे करना है?
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से। बस इतना सा करना है आपको और आपका सवाल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर आएगा। आप सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और यहां बच जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अगली टर्म जो उतरेगी वो px प्लस q उतरेगी और इस हिसाब से अगला जो डिविजर आना चाहिए वो आएगा -5। -5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 60। जब साइन बदल के आप इनको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये कुछ इस पोजीशन में होंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी p प्लस 35x और इसकी वैल्यू हो जाएगी q प्लस 60। अब बच्चों लॉजिकली सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। ऐसा होने का मतलब होता है कि यहां रिमाइंडर 0 होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये जो टर्म है ये 0 होगी, तो हम इसको इंडिविजुअली 0 कर देते हैं। तो p प्लस 35 यदि 0 हो जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -35। लॉजिक समझे क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या करा है कि आपके अकॉर्डिंग डिविजर में रिमाइंडर बच गया है कहीं ना कहीं, जबकि उसके अकॉर्डिंग नहीं बचना चाहिए था। तो मतलब p की जो p है वो किससे रिप्लेस होना चाहिए, -35 से, ताकि ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। इसी तरह q प्लस 60 भी रिप्लेस हो जाना चाहिए किसी एक वैल्यू से, ताकि ये 0 बन जाए, क्योंकि रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है। तो q की वैल्यू यहां से -60 आ जाएगी। इसका मतलब p की वैल्यू -35 और q की वैल्यू 60। यदि आप यहां डालते हैं p की वैल्यू -35 और q की वैल्यू -60, अब आप इस पूरी को एक बार फिर से डिवाइड कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से, तो आप पाएंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है और इस बार एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बस चलो रोक दो सर उसको। चलिए अब आते हैं हमारे इसी के सेकंड ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे, जहां पर बोल रहा है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले तो इसके जीरोस निकाल लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा क्या? 3 को ऐसे तोड़िए कि 2 आ जाए। हो रहा है? नहीं हो रहा है। और यदि आप करने जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या फंसेगी बच्चा? प्रॉब्लम फंस जाएगी कि यहां पर जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जाएंगे तो होगी नहीं, क्योंकि 3 को ऐसे तोड़िए कि 2 आ जाए तो आप कहेंगे सर 3 और 1 होता है, पर उस केस में एक 2 लाने के लिए 3 बड़ा है, उसको प्लस होना पड़ेगा, 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। इस केस में 3 इंटू -1 का प्रोडक्ट जो होगा -3 हो जाएगा, तो इस सवाल नहीं बनेगा। क्लियर? तो यहां पर जब हम देखते हैं तो इस हिसाब से हमारा सवाल कैसे जाएगा बच्चों, हमें यहां पर इसके हिसाब से हमें 2 चीजें निकालनी होगी। नई इक्वेशन के लिए 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इसका सम हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए 1 प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा से। यदि ये दोनों टर्म्स हमारे पास निकल के आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको प्लस करते टाइम हमें क्या क्या पता होना चाहिए, देखो ध्यान से। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा को जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां बनेगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा के साथ, और प्लस में 1 माइनस बीटा बनेगा 1 प्लस अल्फा के साथ, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारी पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, और इधर बनेगा 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और नीचे जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यदि मैं इस सब में देखूं तो देखो, एक मेरा बीटा माइनस का, एक बीटा प्लस का, एक बीटा अल्फा माइनस का, एक अल्फा प्लस का है। तो ऊपर की तरफ तो मेरे पास बच रहा है 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा बीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी, नीचे भी इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता है, मतलब मेरा काम हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, इधर जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहां बनेगा
1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन नीचे भी करेंगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसको मॉडिफाइड करने जाऊंगा तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और नीचे जाऊंगा तो वही 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब मेरा सवाल सही सही सॉल्व हो जाएगा यदि मैं इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूं। तो बस मैं कर लेता हूं यहां से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो आएगी माइनस बी मतलब -2 अपॉन ए 3, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो मेरी आएगी 1/3। खत्म। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो अगले पेज पर हम इसको लेके चलते हैं जहां पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख रहे हैं वो है -2/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं 1/3। ठीक है, अब जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट्स का सम होता है उस हिसाब से, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा। तो हमें जो चाहिए उस हिसाब से 2 ऑफ 1 माइनस अल्फा बीटा और अपॉन में हमारा आएगा 1 प्लस ये 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर प्लस अल्फा बीटा। बस सबकी वैल्यू डाल देंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। करिए फटाफट से। 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -2/3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। यहां पर जब आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 में से 2/3 गया तो 2/3। देखिए ध्यान से 2/3 से पूरा 2/3 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आंसर आएगा 2। तो यहां पर जो सम है नए रूट्स का वो कितना आएगा 2। और इसी तरीके से यदि हम देखें तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। प्रोडक्ट की बात करें नए रूट्स की तो वो आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू डाल दीजिए इसमें भी। 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3 -2/3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 अपॉन 1 प्लस -2/3 प्लस 1/3। नीचे तो वापस से वही है 4/3 -2/3 मतलब नीचे तो 2/3 बन रहा है। इसको हम एक बार देख लेते हैं तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 मिलके कितना बन जाएगा 2। ठीक है, 6/3 या 2 आप बोल लीजिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1 इंटू 3/2, तो ये हो गया 3। तो जो नए रूट्स है उनकी इक्वेशन बनेगी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा न्यू, लिख रहा हूं अल्फा न्यू प्लस अल्फा बीटा न्यू एक्स प्लस अल्फा न्यू इंटू बीटा न्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी नई इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, ये बात बहुत तरीके से समझ लीजिए। तो इस हिसाब से k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू का जो सम था वो हमने निकाल लिया था, 2 आया था 2x, और अल्फा न्यू इंटू बीटा न्यू का जो प्रोडक्ट था वो दैट वाज 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम देखें तो हमारी इक्वेशन बन के आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। के हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम यदि किसी भी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस बनती चली जाएंगी और उससे हमारे रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था। इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर, ये लो चुन के दिया भी तो सवाल क्या बोला 90 है भैया। स्क्वायर का मतलब समझ में आता है कि ये चारों साइड बराबर है और ये एंगल 90 है। BAC 90 दे दिया, इसके अलावा इस बड़े ट्राइंगल में भी राइट एंगल में ये 90 दे दिया। शो दैट FG स्क्वायर, अब मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि FG स्क्वायर का मतलब है एक FG ऊपर रहा होगा और रेशो में एक FG नीचे रहा होगा। इसके साथ साथ मुझे दो साइड जो दे रखी है, या तो BG यहां है और FC यहां है, या फिर मेरा दूसरा रिलेशन बन सकता है BG यहां है और FC यहां है। दोनों से ही आंसर मेरा यही बनेगा।
तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास साइड कौन कौन सी और ये 6 चैप्टर पे जो लेके जा रहा है, तो कैसे मैं करूंगा। FC 2 बार, FC कहां है, ये रहा FC 2 बार। अब ये 2 बार कौन से 2 ट्राइंगल्स में आता है, ये एक तो देखना है। दूसरा देखना है कि BG कहां है, ये रहा BG। और FG कहां है, FG ये रहा। तो इसका मतलब FG तो हमारे किसी भी ट्राइंगल में नहीं आ रहा, इसका मतलब FG को तो रिप्लेस करा गया है स्क्वायर के किसी भी एक साइड से, वो वाली बात हमारे दिमाग में आ जाएगी। चलो ठीक है। इसके बाद BG जो है वो ये वाला ट्राइंगल है, FC वो वाला ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करने के लिए हमारे पास कोई कॉमन एंगल नहीं है, प्रॉब्लम ही आ रही है। तो अब हम क्या करें जिससे ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। दिमाग पहले सवाल देखते ही हमारे ये चलना चाहिए कि भैया ट्रैक क्या होगा, इसका पाथ क्या होगा, हम कैसे ऑप्शन A से B से C से गुजरते हुए जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है उसके हिसाब से मेरा जवाब कह रहा है कि सर सबसे पहले मैं क्या करूं, इस बड़े ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर कर लेता हूं, क्योंकि इस केस में ये F90 हो जाएगा, यहां एक 90 है और ये कॉमन एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इस दूसरे ट्राइंगल को भी इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर कर सकता हूं, क्योंकि G90 हो जाएगा और साथ साथ B कॉमन आ जाएगा। जब ऐसा करूंगा तो एक ही ट्राइंगल से 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करूंगा तो दोनों के एंगल्स भी तो सेम हो जाएंगे। सिमिलरिटी यही तो कहती है कि एंगल सेम होते हैं, रेशियोज का पता नहीं, तो एंगल सेम करके हम रेशियोज निकाल लेंगे, मतलब ट्राइंगल के नेम निकाल लेंगे और फिर रेशियो लगा देंगे। तो इसका मतलब मुझे सिमिलरिटी 2 बार करनी है। ट्राइंगल ABC की सिमिलरिटी एंड ट्राइंगल किससे ले लेंगे, EFC से, ट्राइंगल EFC से, ठीक है। एंगल C बराबर एंगल C कॉमन एंगल, और एंगल इधर एंगल A90 है और इधर एंगल F90 है, ठीक है। तो इसका नाम लिख दो फटाफट से, इधर का तो रैंडमली लिख दिया ABC, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। बस अब ध्यान से देखो, A F के बराबर था मतलब F पहले आएगा, C लास्ट में था, C से कंपेयर हो रहा है तो C, तो इसके अलावा क्या बच गया E, तो ये इक्वेशन आ गई, क्लियर। ऐसे ही इन ट्राइंगल ABC का दूसरा कंपैरिजन मैं कर दूंगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DGB। जब आप ऐसा करने जाएंगे तो फिर इधर एंगल A जो है 90 इधर 90 है तो इधर G90 है, ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा। और साथ ही साथ एंगल B बराबर एंगल B, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, सवाल हो गया। तो इस हिसाब से इधर ट्राइंगल ABC का नाम जो है उधर के ट्राइंगल, अच्छा ये ABC क्यों रखा है, ताकि सिमिलरिटी करते वक्त मेरे दिमाग में कंपैरिजन आसान हो जाए। ABC का इधर किससे होगा, A का G से है, तो एंगल अच्छा G आएगा, ठीक है। A का G से हुआ, B का B से हुआ तो GB है ना, GB। अब क्या बचा D, ठीक है। बाय इक्वेशन 2 ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किस ट्राइंगल के, बाय इक्वेशन 1 तो आ रहा है FEC, ट्राइंगल FEC, इधर ट्राइंगल सिमिलर आ रहा है GBD के। ऐसा करेंगे तो अब ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो एंगल A रहा होगा वही एंगल F रहा होगा, और इधर भी कंपैरिजन करने में एंगल G, तो मतलब F और G बराबर है। ऐसे B इधर जो B90 है वो इधर E90 और इधर B भी 90 है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वही चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, GBD सही लिखा ना हमने, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉमन एंगल था, ओके 90 नहीं था, A90 था, ठीक है सही है। तो इधर का एंगल A90, इधर का F90, इधर का G90, B इधर जो है वो इधर E के बराबर है और इधर B के बराबर है, ऐसे C इधर वाला C के बराबर है और इधर वाला C D के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों से सिमिलरिटी यूजिंग सिमिलरिटी जब आप सिमिलरिटी यूज करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, FE अपॉन GB बराबर EC अपॉन BD इज इक्वल्स टू FC अपॉन GD। आप देखो सारों में आपको क्या क्या चाहिए था और क्या क्या मिल रहा है। अब आपको आंसर देखना है, आपको चाहिए था FG 2 बार, क्या FG 2 बार आया, FG तो एक बार भी नहीं आया,
ये कैसे फंस गया कि एफ जी एक बार भी नहीं आया। एफ जी, अच्छा एफ जी एक साइड है जो कि स्क्वायर की है, मतलब मैं इस साइड को डी जी और ई एफ दोनों से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ध्यान रखना डीजी जहां होगा और ई एफ जहां होगा। डीजी, डीजी दिख रहा है कहीं, डीजी ये रहा, इसको आप एफ जी से रिप्लेस कर दीजिए और डीजी रिप्लेस हो गया किससे, एफ जी से, और ई एफ भी रिप्लेस हो जाएगा जी एफ से। तो ये रहा, ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफ डी से, एफ जी से सॉरी। तो ये लो, तो अब नया रेशो क्या बन गया, एफ जी अपॉन जी बी बराबर एफ सी अपॉन एफ जी। ठीक है, मैंने रिप्लेस करके इसको ले लिया। अब एफ जी तो स्क्वायर बन गया, जी बी ये था क्या हमारे पास, जी बी ये रहा जी बी, और एक चाहिए था एफ सी, क्या एफ सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये रहा बिल्कुल। तो एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जी डॉट सी एफ या एफ सी जो भी लिखना चाहे। तो ये हमारा आंसर आ गया, और बहुत शानदार सवाल था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हमें सिखाता है वो यूक्लिड थ्योरम का सिखाता था कि यदि कोई ए बी से बराबर है और सी भी ए से बराबर है तो बी और सी भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए यदि बी से बराबर है, सी भी बी से बराबर है, तो ए और सी भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल। यहां पर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऐसे फॉलो करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्दा सवालों में से एक। चलिए, इफ sin q plus cos q is equals to √3 हो तो हमें प्रूफ करना है कि tan q plus cot q की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें, कर दीजिए। सबसे पहले इसमें आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर q प्लस 2 cos q sin q, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसकी वैल्यू 1 करके उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 cos q sin q की जो वैल्यू है दैट विल बी 2। इससे 2 से 2 कटेगा तो cos q sin q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बहुत बढ़िया, एक आएगा अच्छा आंसर। अरे भाइयों और बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जब कटता है तो ये डिवाइड में जा रहा होगा ना, 2 कहां जा रहा होगा, डिवाइड में, तो कटेगा तो 1 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। ठीक है, बच्चा यदि यहाँ 0 कर गया ना तो उसका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो sin q प्लस cos q, sin q इंटू cos q की वैल्यू 1 आ गई है। बस अब इधर आ जाइए, tan q को मैं लिख सकता हूँ sin q, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, sin q मतलब sq, cos q, sin q अपन cos q, प्लस cot q को क्या लिखा जा सकता है, cos q अपन sin q। ठीक है, इसका LHS लेके चलते हैं, प्रूफ करना है तो मतलब 1 तो लाना पड़ेगा। एलसीएम लीजिए, sin q इंटू cos q, ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर q। अभी आपने देखा sin स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होती है, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसी भी थीटा के लिए 1 ही होता है। अपॉन में बच गया आपके sin q डिग्री और cos q डिग्री। अब याद करिए, आपने इक्वेशन 1 में देखा sin q प्लस cos q की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब RHS। आगे सवाल, कहां दिक्कत थी बताओ, ठीक है कहीं, बस आपको इसको तरीके से करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास प्रूफ करने का लॉजिक जो था वो यही था कि हमने पहले इसमें स्क्वायर करना है। जैसे आप स्क्वायर करेंगे आप ऑटोमेटिकली sin q इंटू cos q, ये q मत पढ़िए, इसको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। sin थीटा इंटू cos थीटा पढ़ लीजिए कि sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो ऐसा करने पर आपको इधर tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1 लानी है। तो ऐसा करने के लिए पहले आपने sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 निकालवा ली प्रोडक्ट में, उसके बाद यहाँ पर sin थीटा cos थीटा में बदल के आप इसको सॉल्व कर गए। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो इस q को थीटा से रिप्लेस कर लीजिए, आपको पढ़ना और बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारे मैक्सिमम थीटास जो है इस वक्त q में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थीटा हो जाएंगे। क्लियर, चलिए ओके। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है जो वैल्यू बेस्ड है, तो ज्यादा आसान मेरे लिए तो यही होता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में यदि मेरे को टेबल अच्छे से याद आती है तो मैं पुट करूं और आंसर निकाल दूं। तो tan 30 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3। अच्छा, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई sin 30 1/2 प्लस cos 60 √3/2, सॉरी 1/2, sin स्क्वायर 90 मतलब 1, tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 2 tan 45 मतलब 2, 45 का मतलब 1, cos स्क्वायर 0 डिग्री मतलब 1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2 मतलब 1/6। ये गलती से भी देख लीजिएगा, गलती वैल्यू डाली तो सवाल गलत है।
tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर के कारण ये 1/3 हो जाएगी। sin 30 के लिए 1/2, ठीक है, ये 3/2 हो गया और -2 कर दीजिए। अब आपको एलसीएम लेना है, 6 एलसीएम आएगा, 1 + 3 3 = 9 -6 2 = 12, 9 + 10 -12 मतलब -2/6 मतलब 1/3 आंसर। क्लियर, बात समझ में आई? तो मेरे लिए तो ज्यादा आसान ये था, ठीक है। अब आपके लिए कौन सा आसान है वो आपको देखना है। क्लियर, चलिए अगला सवाल, 4 equal circles are described at the 4 corners of a square so that each touches 2 of the others। मतलब इस तरीके से रखा गया है, एक स्क्वायर है, इसमें आपको बोला गया है कि आपने 4 equal circles are described at the 4 corners of the square so that each touches 2 of the others। बचे दो को टच करें, तो आप दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो ऐसे, अब कंडीशन फुलफिल ही होनी चाहिए कि सिर्फ ये दो को टच करे, तो बिल्कुल दो को ही टच कर रहा है। देखिए कोई भी कॉर्नर पे यदि आप सर्कल रखते हैं तो दो को टच कर रहा है। अब इससे कह रहा है द शेडेड एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स इज 22/7। इस तरह से सर्कल्स के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ है दैट इज 22/7, ठीक है। तो ये एरिया जो है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करेंगे तो 22/7 आ, बस इतनी सी बात है। और यदि आप ऐसा कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 4 क्वाड्रेंट में ये रेडियस आर है, ये 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 आर है, सारी आर है। और इस तरह से सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि ये 2r बन गया, ये 2r बन गया, ये 2r, ये 2r, मतलब ये स्क्वायर है। और इसी हिसाब से उसने बोला गया स्क्वायर, तो स्क्वायर बन रहा है। क्लियर, तो ये दिक्कत भी नहीं हो रही है हमें। अब इस हिसाब से यदि हम सवाल करने जाते हैं तो बस हमें सवाल में क्या डालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर तो क्या हुआ, 2r का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स का एक एरिया निकलता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और ये वैल्यू बराबर आ जाएगी 22/7 के। बस इतना करने के बाद आपका सवाल सॉल्व होना चालू हो जाएगा। चलिए, तो 4r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन में हमने क्या क्या करा है। 90/360 को करा तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, पर अभी हमने नहीं काटा, तो 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2r के कारण ये 4r स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इस हिसाब से आप सवाल देखें तो 4 से 4 कट जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 22/7। बस क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन, तो 4 माइनस पाई इज इक्वल्स टू 22/7। सिंप्लीफाई करने के लिए आर स्क्वायर उधर छोड़ दीजिए, इसको 22/7 अपॉन में 4 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू डाल दीजिए, 22/7, एलसीएम लीजिए आप इसका, 22/7 इंटू इसका एलसीएम आएगा 7, जो कि रेसिप्रोकल के ऊपर, तो 28 माइनस 22 मतलब 6। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये 2 से कटेगा 3 टाइम, ये आ जाएगा 11, तो रेडियस विल बी √11/3। ठीक है, बड़ा अजीब सा आंसर है, पर जो भी है। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारी √11/3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जिस तरह से सवाल ने बोला हमने उस तरह से सवाल को लेके चलेगा और सवाल का आंसर आ गया। अब जिस तरीके से बोला गया था उस हिसाब से आंसर जो आना था वही आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं सेक्शन ए, जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है, और यहाँ पर जो डिटेल दी जाती है, बेसिकली ये पैराग्राफ आपका सिर्फ टाइम पास करने के लिए करवाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें कोई ऐसी डिटेल आपको लगती हो तो देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है उस हिसाब से सिर्फ ये चार्ट मेरा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ में आना चाहिए।
ये हो गया। अब इस पे बेस्ड सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा है आपसे, एस्टिमेटेड मीन AQI। तो मीन निकालने के लिए हमें डेटा क्या पूरा टेबल बना के कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यही कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं XI, फिर हम निकाल लेंगे कोई भी एक मिड वैल्यू या ऐसी वैल्यू जो कि हमें मीन लग रही हो। चले डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा 275, 285, 295, 305, 315, 325। यदि मैं इसको FI मान लूं तो इस हिसाब से मुझे सॉल्व करने के लिए XI FI चाहिए होगा, तो वो मैं निकालने जाता हूं। 275 इंटू 4 कितना हो जाता है 1100। ठीक है, 285 इंटू 10 285 0। 295 इंटू 14 नहीं आता तो कैलकुलेशन कर लीजिए। 295 इंटू 14, 14 5 जा 77 कैरी, 14 9 जा 126, 126 और 7 133, 13 कैरी, 14 2 जा 28, 14 3 जा 41 यहां जाएगा तो 4130। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन हो गई। अगला 395 इंटू 2, तो 305 का डबल होता है 610 और 1 0 और। इसके बाद 315 को 24 से करिए, 315 इंटू 24, 24 5 जा 120, 12 कैरी, 36 3 कैरी, 72 और 75, 7560, 7560। ठीक है, 325 को 8 से करेंगे तो 2600। अब ये क्यों पता है, क्योंकि देखिए 25 इंटू 8 200 हो जाता है और 300 इंटू 8 240 2400, तो सब ऐड हो जाएगा। चलिए, तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना हमें चाहिए था वो आ गया। चलिए अब फटाफट से देखते हैं। मीन निकालने के लिए XI FI का समीशन करना होगा, तो यहां पर 0 0 5 3 8 8 और 6 14 4 1 कैरी, 1 1 2 2 8 10 11 12 17 और 6 17 और 6 23 2 2 3 4 5 5 10 15 15 16 17 17 और 7 24 24340। तो मीन के लिए आ रहा है 24340 डिवाइडेड बाय 80। 80 क्यों, क्योंकि उसने डिवाइड के लिए जो समीशन ऑफ FI था वो डायरेक्ट ही दे रखा था। 8 की टेबल से काट दीजिए, 8 3 जा 24 0 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 4 जा 32 2 0 हो जाएगा 20, तो 8 2 जा 16 और 4 के हिसाब से 5, तो 304.25 मीन AQI आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। इसके बाद इन विच क्लास डज द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। तो मीडियन कब निकाला जाता है, अब ये कैलकुलेशन हटा दीजिए यहां से। मीडियन कब निकाला जाता है, जब हमारे पास CF निकली हो, तो CF निकाल देते हैं, क्योंकि CF का हाफ 80 का हाफ 40 से जस्ट बड़ा ग्रुप। चलिए 4 14 28 48 72 80, इस हिसाब से ये दिस इज योर मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप के हिसाब से उसने आपसे पूछा है इन विच क्लास डज द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। तो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज इन 300 to 310, तो आंसर इज 300 to 310। चलिए अगला, इन विच क्लास डज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज, इसको फिर हटा देता है। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइज in the group that has the maximum frequency. So 24 is the maximum frequency, so mode group will be 310 to 320. So answer is 310 to 320. Okay, now last question is what is the median AQI। median AQI के लिए हमने ग्रुप तो निकाल ही लिया, तो बस वैल्यू डालनी है। 300 लोएस्ट वैल्यू प्लस F0 मतलब 40, 40 से जस्ट छोटा, 40 से जस्ट छोटा CF कहां पर आएगा, इस वाले की कितना जाएगा 28 है ना, 28 थी ना। ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 20 और ग्रुप गैप है 10। चलिए बस इतना हो गया, सवाल खत्म। 300 प्लस 12 120 बाय 20 6, तो 306।
तो मीडियन AQI आ गई 306। खत्म, क्लियर। देखो मीन मीडियन लगभग बराबर आ रही है, जब मोड जाओगे तो 310 के आसपास ही कुछ आ जाएगी, तो वो वहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा जिसमें आता है, जो कि आ रहा है, देखो देखने से लगता है कि सर ये कहीं ना कहीं इनकी लेंथ वेंथ पूछा होगा, बट सवाल में यदि यहां समझ नहीं आए तो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस ग्राफ पर डिपेंडेंट होगा, तो सवाल पढ़ते हैं और सवाल उसी हिसाब से करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पोल सी? पोल सी की पोजीशन ये रहा, फिफ्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में 5,4। क्यों? क्योंकि पहले एक्स एक्सिस आता है, पहले एक्स एक्सिस आता है, तो इस हिसाब से फिफ्थ लाइन में फोर्थ लाइन। ठीक है, कौन सा ऐसे ही देखा जाए तो ये क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। तो फिफ्थ कॉलम में फोर्थ रो। ठीक है, बट सिंपली देखा जाए तो 5,4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ ऑफ द पार्क? बी की डिस्टेंस पूछ रहा है इससे। बी के डिस्टेंस के लिए बी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, 6,6। यहां पर है 5,4, यहां पर आ जाएगा 2,7। ठीक है, चलिए तो 6,6 की यदि आप ओरिजिन ओ से 0,0 की 6,6 से डिस्टेंस निकालेंगे तो दिस विल बी 6√2। कैसे? 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72, अंडर रूट में 72 इज 6√2। क्लियर? चलिए फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल डी सो दैट 4 पॉइंट्स फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। इसको छोड़ दो ना, मैंने पहले भी बोला है, इस बात को ध्यान रखना कि ऐसे सवालों को पहले छोड़ दो, क्योंकि इसमें ऑप्शन है और फोर्थ पॉइंट ढूंढने के लिए पैराग्राम बनाने के से ज्यादा अच्छा हम लास्ट पॉइंट पढ़े। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ए एंड सी? ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। 5,4 2,7 2,7 और 5,4। ठीक है, 2,7 एंड 5,4 के बीच में डिस्टेंस निकालना ज्यादा आसान है, आया ना? तो ए सी विल बी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 - 4 का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, दिस विल बिकम 3√2। क्लियर? तो AC विल बी 3√2। ठीक है, अब आते हैं जिद्दी बच्चे की तरफ। जिद्दी बच्चा बोले तो सर मुझे तो यही करना है, टफ हो तो भी मैं तो यही करूंगा, या आप तो बताओ आपको नहीं आता क्या? तो ऐसे बच्चों के लिए सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि फोर्थ पॉइंट निकालना है जिससे कि ABCD एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो A के कोऑर्डिनेट 2,7, B के 6,6, 5,4 और यहां लिख दिया अपन ने। चलिए तो अब इस हिसाब से अपन थोड़े से दिमाग चलाते हैं कि हम इससे पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। A का कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है 2,7, B का कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था 6,6, C का कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है 5,4, D का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और इस तरह से निकालना है कि ये जो है एक शेप पैरेललोग्राम की बन जाए। ये A है। तो अब ध्यान से देखो, या तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो या सेक्शन फार्मूला। अब यहां पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप D जिसके कोऑर्डिनेट्स आप x, y मान रहे हैं निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये दिमाग नहीं चलाते, हम क्या करते हैं, यदि हमने सवाल में ये वाला दिमाग चलाया कि डिस्टेंस वाला खेल ले, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तक बनाना पड़ेगा। पहले 4 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, फिर इक्वेट करनी पड़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा, फिर हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तब जाके हमें x और y के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो हम इसका दूसरा शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं। शॉर्ट तरीका कहता है कि यदि ये पैरेललोग्राम बनेगा जिस कोऑर्डिनेट से, तो उस हिसाब से ये जो डायगोनल्स होंगे ये यहाँ पर O पर बाइसेक्ट हो रहे होंगे। O यदि इसमें कहीं दिया हुआ है तो इसको कोई भी x पॉइंट दे दीजिए, x भी दिया हुआ है तो आप इसको कोई P पॉइंट दे दीजिए। तो P x जो होगा और P y जो होगा वो निकालना आपके लिए आसान है, और हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले हम px और py निकाल लेते हैं उन पॉइंट से जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो 2 + 5 मतलब 2 + 5/2 मतलब 7/2, और इसी तरीके से यदि मैं py निकालूं तो वो आ जाएगा 7 + 4/2
7 + 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 11/2 मिड पॉइंट से। ठीक है, अब यही मिड पॉइंट इस लाइन पर भी एग्जिस्ट करेगा। तो डी के एक्स के लिए, डी एक्स के लिए हम यदि बात करें तो उस हिसाब से कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए कि पी एक्स जो होगा बाय इसको बोल दे बीसी बी डी, तो बाय बी डी है ना, बी डी डायगोनल से यदि हम बात करें तो पी एक्स की जो वैल्यू होगी 6 + x/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ऐसे ही पी वाई की वैल्यू यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो दैट विल बी y + 6/2 दैट इज इक्वल टू 11/2। सिंप्लीफाई किया तो मेरे y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1,5 1,5। ठीक है, 1,5 यहां कहीं। अब यदि आप देखो इन चारों पॉइंट्स को आप मिला के देखेंगे तो ये आपको पैरेललोग्राम ही नजर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से बात ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी के हिसाब से डायगोनल प्रॉपर्टी का फॉलो करेंगे। डिस्टेंस प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है, बट ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंस प्रॉपर्टी को यदि आप फॉलो करते हुए सवाल करेंगे तो वहां पे आपको 4 डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी, 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपको फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड। उसकी जगह आप यदि ऐसे करते हैं तो आपका आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट, अ बॉक्स फॉर द सेफ्टी, इस तरह की बात करी गई है। अब इसमें सवाल दे दिए गए। चलो इसमें ना पढ़ने वाली बात कम है, सबसे बढ़िया बात लगती है। क्या बोला? फॉर द बॉक्स ऑफ द सेफ्टी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इट्स लेंथ मस्ट बी 3 यूनिट्स ग्रेटर देन द विड्थ। तो विड्थ से 3 ग्रेटर होने के केस में विड्थ को x मान लीजिए, तो लेंथ जो होगी दैट विल बी x + 3, और हाइट मस्ट बी 2 यूनिट लेस देन विड्थ, तो विड्थ से हाइट जो होगी हाइट विल बी x - 2। बस, if width is taken as x, find the polynomial that represent the volume of the box। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होता है LBH, मतलब L मतलब x + 3, ब्रेथ मतलब x, हाइट मतलब x - 2। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम बन जाएगा। फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पेपर शीट दैट यूज्ड टू मेक बॉक्स के। बॉक्स के को बनाने के लिए जो पेपर रीड शीट का एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है बेसिकली क्यूबॉइड का, जिसकी वैल्यू होगी LB + BH + HL, और इसका डबल, क्योंकि एक रूम में एक क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होती है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ अभी आपने मानी x + 3, ब्रेथ आपकी x हो गई, ब्रेथ आपने x मानी, हाइट आपकी x - 2 हो गई, हाइट आपने x - 2 मानी, ब्रेथ आपकी लेंथ आपकी x + 3 हो गई। सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ड पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल पूछ रहा है बस, तो आपको यही निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ x² + 3x + x² - 2x + x² + x - 6। ठीक है, कैसे? -2x + 3x, तो प्लस का x बचेगा -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए पहले, 2 टाइम्स ऑफ x² 3x², 3x x 2x 6, 6x² + 4x - 12। टोटल सरफेस एरिया का क्या गया है आपका पॉलिनोमियल बन के आ गया। अब यदि उससे विड्थ आपको बता दी तो आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल में बोल रहा है इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ एंड हाइट। यदि इसका वॉल्यूम जो है, थर्ड क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि यदि वॉल्यूम जो है दैट इज 18, तो उस हिसाब से वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है लेंथ x + 3 × x × x - 2, तो 18 को ऐसे तोड़ दो, 2 × 3 × 3। पर ऐसा करने से ये तीनों बराबर, तो कोई 2 बराबर होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x से 1 3 ज्यादा और x से 1
2 कम है, और क्योंकि ये मिड वैल्यू से एक इधर पड़ रहा है एक इधर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये दोनों भी आपस में जुड़ नहीं सकते। तो हमें 18 को ऐसे नहीं तोड़ना होगा, हमें 18 को तोड़ने के लिए कोई दूसरा फैक्टर ढूंढना होगा। तो 18 को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा कॉमन ऐसे तरीका ढूंढते हैं जिससे ये सारे सेटअप हो जाए। तो 18 और कैसे आ सकते हैं, देखो 18 आता है 1 into 1 into 18 से, 1 into 2 into 9 से, और कैसे आ सकता है 1 into 3 into 6 से, और 4 से आ सकता है क्या, 4 से 18 आता नहीं है, 5 से आ नहीं सकता, 6 से लाओगे तो वापस ये आ जाएगा। तो ये 3 पेयर बन रहे हैं, इनमें से सूटेबल ढूंढना है हमें। तो देखो यहाँ पर गैप 1 का है जबकि हमारे पास 2 और 3 का गैप है, तो यहाँ तो नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर मिलता है। देखो 3 के केस में इसमें देखें तो 2 का गैप है, और 3 से इधर का देखें तो 3 का गैप है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके लिए x की वैल्यू 3 होनी पड़ेगी, कंपैरिजन से इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। तो लेंथ जो है आपकी 6 हो जाएगी, विड्थ आपकी 1 हो जाएगी और हाइट आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ 6, विड्थ 3, हाइट 1 हो जाएगी और आपका सवाल हो गया। क्लियर? चलिए इसका एक और चीज पूछी गई, इफ बॉक्स इज मेड अप ऑफ अ पेपर शीट विच कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर। ठीक है, बॉक्स जो है वो पेपर शीट से बनता है जिसकी कॉस्ट जो है ₹100 पर स्क्वायर यूनिट होती है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर। ठीक है, यदि आप ये देखें कि आपका जो पेपर है वो ₹100 स्क्वायर यूनिट पड़ रहा है आपको, तो आपको बताना है कि आपको इसको शीट में ये जो इसको एरिया को कवर करना है उसके लिए कितना लगेगा। तो पॉलिनोमियल में वो आपसे बोल रहा है कि इस हिसाब से आपको शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, शीट का जो एरिया है वो कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ये था टोटल सरफेस एरिया। अब इस टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, या फिर क्या बोल रहा है, और कोई तरीका है क्या। इफ बॉक्स इज मेड अप ऑफ अ पेपर शीट which is cost ₹100 per square unit, what is the cost of paper, कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखो कहीं और कोई डिटेल दे रखी है जो हमसे मिस हो रही है, नहीं, तो इसका मतलब वो बस पूछना चाहता है कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, कॉस्ट हो जाएगी हमारी, कॉस्ट जो है हमारी कितनी हो जाएगी 100 into टोटल सरफेस एरिया, 100 into टोटल सरफेस एरिया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब जीरो नहीं निकाल सकते, जीरो से तो ये पूरी वैल्यू 0 0 हो जाएगी। बट यदि हम यहां पर एक सवाल, एक अच्छी बात देखो, ये रहा, यदि अब हमने सूटेबल कंडीशन से लेंथ ब्रेथ हाइट निकाली तो हम टोटल सरफेस एरिया भी तो निकाल सकते हैं। तो ये टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, 2 times ऑफ LB, 6 into 3 18 प्लस 3 into 1 3 प्लस 6 into 1 6, ये लो 100 into है ना, 18 और 6 24 25 26 27, 27 का डबल 54, तो 5400 रुपीस आंसर। क्लियर? तो यहां पर आपने जितने भी केस स्टडीज थे वो देख लिए और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको जवाब मिल गया। ठीक है, तो यहां पर इसके बिहाफ पर आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम वाला था, इसके बाद हमने ये वाला सवाल करा, ये वाला भी हमारा हो गया, इसका आंसर आएगा 5400। ठीक है, चलिए और ओके। ठीक है, देखो बच्चों, रेजोनेंस इंदौर आईआईटी और नीट के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लाया है। वो सारे बच्चे जो अभी मेंस का अटेम्प्ट लेने वाले हैं अप्रैल मई का, तो ध्यान रखें कि आईआईटी जो रेजोनेंस इंदौर है वो आपके लिए एक क्रैश कोर्स लाया है जहां पर अपने रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं आपका कौन सा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, छूटे हुए कॉन्सेप्ट को आप यहां पर क्लियर भी कर सकते हैं। सेम चीज नीट के लिए भी है, आपके जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं या फिर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए क्योंकि आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते, तो उसके लिए रेजिडेंस इंदौर के दोनों कैंपसेस साउथ तुगोगंज और फूटी कोटी कैंपस दोनों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस डिटेल की और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।